हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जिसका नाम है गोइंग टू। आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे गोइंग टू के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, गोइंग टू के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, गोइंग टू की सहायता से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है तथा इस वीडियो के अंत में सीखेंगे गोइंग टू और फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस है। तो आइए जान लेते हैं गोइंग टू के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। गोइंग टू का बेसिक कंसेप्ट कहता है इट शोज रिसेंट और इमीडिएट फ्यूचर। इसका अर्थ ये हुआ गोइंग टू दर्शाता है निकट भविष्य को। गोइंग टू का प्रयोग निकट भविष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू प्ले चेस। मैं चेस खेलने वाला हूँ। इट मीन्स यू आर रेडी टू प्ले चेस। जो चेस खेलने वाला एक्शन है वो हाल ही में होने वाला है। आप चेस खेलने के लिए तैयार हैं। चेस खेलने वाली जो एक्शन है वो हाल ही में होने वाली है। चेस खेलने वाली एक्शन निकट भविष्य में होने वाली है। तो गोइंग टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? गोइंग टू का प्रयोग निकट भविष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। गोइंग टू का प्रयोग जब व्यक्तियों के साथ में किया जाता है तब ये सर्टेनिटी और इंटेंशन को दर्शाता है, अर्थात निश्चितता और इरादा को दर्शाता है। लेकिन जब वस्तुओं के साथ में किया जाता है तब ये संभावना को दर्शाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, गोइंग टू का प्रयोग जब पर्सन्स के साथ में किया जाता है तो ये सर्टेनिटी और इंटेंशन को दर्शाता है, अर्थात इरादा और निश्चितता को दर्शाता है। लेकिन गोइंग टू का प्रयोग जब वस्तुओं के साथ में किया जाता है तो ये संभावना को दर्शाता है। अब जान लेते हैं गोइंग टू के बेसिक स्ट्रक्चर को। तो गोइंग टू का बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया गोइंग टू का बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये देख लेते हैं कि गोइंग टू के बेसिक स्ट्रक्चर की सहायता से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है। गोइंग टू के बेसिक स्ट्रक्चर की ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्य के अंत में ने वाला है, ने वाले हैं ऐसे शब्द आने चाहिए। ने वाला है, ने वाले हैं ऐसे शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में है, तभी अपन गोइंग टू की सहायता से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दीपक, क्योंकि दीपक इस किताब को खरीदने वाला है। तो कौन खरीदने वाला है इस किताब को? दीपक। तो दीपक क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद एचआरएम में से किसी एक को चूज करेंगे। तो इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक वचनकर्ता के लिए। आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, मीन्स बहुवचनकर्ता के लिए। एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ में। दीपक चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। फिर गोइंग टू लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खरीदना। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस किताब। तो लिखेंगे दिस बुक। दीपक इस किताब को खरीदने वाला है। दीपक इज गोइंग टू बाय दिस बुक। अब गोइंग टू के नेगेटिव फॉर्म को पढ़ लेते हैं। गोइंग टू का नेगेटिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ले लेते हैं, दीपक इस किताब को खरीदने वाला नहीं है। पहचान सेम रहेगी, हिंदी के वाक्य के अंत में ने वाला है आना चाहिए। प्लस नेगेटिव में क्या होगा? नहीं शब्द भी आएगा हिंदी के वाक्य में। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दीपक। मैं पहले ही बता चुका हूँ दीपक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे इज। उसके बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद गोइंग टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खरीदना। क्या खरीद रहा है? बुक। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? खरीदना। खरीदना मीन्स बाय। ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज को खरीद रहा है? इस किताब को। तो इस किताब मीन्स इस मीन्स होता है दिस। किताब मीन्स बुक। दीपक इस किताब को खरीदने वाला नहीं है। दीपक इज नॉट गोइंग टू बाय दिस बुक।
अब गोइंग टू के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। गोइंग टू के जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले इज आर एम आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट ऑप्शनल है, यदि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया गया है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नॉट को नहीं लिखेंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर उसके बाद गोइंग टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या दीपक इस किताब को खरीदने वाला है। हिंदी के वाक्य में जो फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, उसमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा। गोइंग टू का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले इज आर एम यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट ऑप्शनल रहेगी, फिर गोइंग टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हिंदी का वाक्य देखेंगे तो हिंदी के वाक्य में सबसे पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो अपन ये पता कर लेंगे कि इसकी सहायता से कि ये इंट्रोगेटिव कौन से टाइप का है। ये इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप का। यदि हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और उसके लिए उसको ट्रांसलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे इज आर एम एस किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है दीपक, लेकिन अपन को लिखना क्या है, इज आर एम में से कोई एक। दीपक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दीपक। फिर नॉट ऑप्शनल है, चूंकि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया इसलिए नॉट को ड्रॉप कर देंगे। फिर लिखेंगे गोइंग टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खरीदना, मीन्स बाय। ऑब्जेक्ट क्या है इस किताब, इस किताब का अर्थ हुआ दिस बुक। अब पढ़ते हैं गोइंग टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप को। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। उसके बाद इज आर एम में कोई एक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ऑप्शनल, गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में क्या हो रहा था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा था, लेकिन जब सेकंड टाइप की बात की जाएगी तो जो प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी के वाक्य के बीच में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, दीपक इस किताब को क्यों खरीदने वाला है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या आया वाक्य के बीच में सेकंड टाइप में। लेकिन जब फर्स्ट कंडीशन बन रही थी तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में आ रहा था। तो सेकंड टाइप में क्या होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आएगा वाक्य के बीच में। उसको ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ, क्वेश्चन वर्ड, फिर इज आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल, गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों का ट्रांसलेशन वाई। उसके बाद इज आर में से कोई एक, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। दीपक क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे इज। फिर सब्जेक्ट क्या है दीपक, तो दीपक। उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, चूंकि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया इसलिए नॉट को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे गोइंग टू। उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स खरीदना। इस वाक्य में वर्ब क्या है खरीदना, तो लिखेंगे बाय। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस किताब, इस मीन्स होता है दिस, किताब मीन्स बुक, तो दिस बुक। इंट्रोगेटिव साइन यूज करेंगे। दीपक इस किताब को क्यों खरीदने वाला है, वाई इज दीपक गोइंग टू बाय दिस बुक। ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। अब हम जानेंगे गोइंग टू के पैसिव वॉइस को, गोइंग टू के पैसिव फॉर्म को। तो गोइंग टू का पैसिव फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई एक, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि रिमेनिंग वर्ड्स हैं तो फिर रिमेनिंग वर्ड्स भी यूज कर लेंगे, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए जो पहचान होती है वो होती है या जाने वाला है हिंदी के वाक्य के अंत में आना चाहिए। जैसे एक्टिव फॉर्म में क्या हो रहा था, जो पहचान थी वो थी ने वाला है, ने वाले हैं। ऐसे ही जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्य के अंत में या जाने वाला है आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पवन के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाने वाला है। पवन के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाने वाला है,
तो जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में क्या आ रहा है, या जाने वाला है। इस मीन्स इसको, ये एक सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है, हिंदी का ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसका ट्रांसलेशन भी पैसिव वॉइस में किया जाएगा। और स्ट्रक्चर हम पहले से जान चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस जब एक्टिव फॉर्म थी तो सबसे पहले लिख रहे थे सब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात की जाएगी तो अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पवन तो एक्शन है, एक्शन करने वाला है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन वो किस चीज को पूरा कर रहा है, इस कार्य को। किस कार्य को, इस कार्य को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पवन है सब्जेक्ट इस वाक्य में और इस कार्य को पूरा कर रहा है, तो ये क्या है, इस कार्य क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये हो गया दिस वर्क। अब दिस वर्क सिंगुलर है, एक ही कार्य है, यह कार्य मीन्स एक कार्य। इट मीन्स इसका यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और आई के साथ में एम का यूज करते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे गोइंग टू, उसके बाद वी, फिर वर्ब क्या है, पूरा करना। पूरा करना मीन्स, कार्य पूरा करना मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाना है कंप्लीटेड। उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग वर्ड कोई है नहीं है, यदि कोई और शब्द होते तो उनको भी, बचे कुछ शब्द हैं तो उनको भी इधर लिख देते, इसलिए मीन्स लिखा है रिमेनिंग वर्ड्स। अब यूज करेंगे वाई, और सब्जेक्ट कौन है, पवन, तो फिर पवन लिखेंगे। ये साइन गलत है, ठीक है। पवन के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाने वाला है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अंग्रेजी में, दिस वर्क इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय पवन। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं गोइंग टू के पैसिव वॉइस में। जो स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पहचान वही रहेगी, वाक्य के अंत में या जाने वाला है आएगा, प्लस नई शब्द का भी प्रयोग होगा। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, दिस वर्क, यह कार्य, दिस वर्क। दिस वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका यूज करेंगे। फिर नॉट का, फिर गोइंग टू, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पूरा करना मीन्स कंप्लीटेड, कार्य पूरा करना मीन्स कंप्लीटेड, प्लस बाय, सब्जेक्ट क्या है, पवन। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना, पवन के द्वारा इस कार्य को पूरा नहीं किया जाने वाला है। तो इसका ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में क्या होगा, दिस वर्क इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय पवन। अब इंट्रोगेटिव को पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, मैं पहचान पहले ही बता चुका हूं, हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है। जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है उसमें हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, इजआरएम, ऑब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल, प्लस गोइंग टू, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है अपन को इजआरएम में से किसी एक को। तो सबसे यहां पर पवन क्या है, सब्जेक्ट है, पवन है सब्जेक्ट, और इस कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में पवन सब्जेक्ट है क्योंकि पवन एक्शन कर रहा है, पवन कार्य को कर रहा है, तो पवन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इस कार्य को कर रहा है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन को लिखना है इजआरएम में कोई एक, वही ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, जो कि सिंगुलर है इसलिए अपन यूज करेंगे इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस वर्क। उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, उसके बाद लिखेंगे गोइंग टू, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वो कार्य को पूरा कर रहा है, तो पूरा कार्य करना क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। फिर बाय, बाय के बाद क्या लिखना है अपन को, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पवन। क्या पवन के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना है, इज दिस
वर्क गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय पवन। चूंकि यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पर जो नॉट है वो क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का अर्थ ये हुआ यदि वाक्य में नहीं प्रयोग किया गया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। चूंकि इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए अपन ने नॉट को छोड़ दिया है, नॉट को ड्रॉप कर दिया है। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव को सेकंड टाइप में। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में हिंदी की पहचान क्या होती है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और जो पैसिव वॉइस की पहचान है वो सेम रहेगी, या जाने वाला है। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, फिर इजारा में से किसी एक को, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट ऑप्शनल है, यदि नई शब्द का प्रयोग किया है तो लिखेंगे वरना नॉट को ड्रॉप कर देंगे, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का हाउ, इजारा में से कोई एक, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है और इसकार ऑब्जेक्ट है। तो इसकार क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लगाएंगे इज, हाउ इज। सब फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। नॉट ऑप्शनल है, फिर गोइंग टू, फिर वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में कार्य पूरा किया जा रहा है, कार्य पूरा करने क्या बोलते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मीन्स यू, और फिर प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या ट्रांसलेशन होगा, तुम्हारे द्वारा इस कार्य को कैसे पूरा किया जाने वाला है, हाउ इज दिस वर्क गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय यू। अब देख लेते हैं कि गोइंग टू और फ्यूचर टेंस में क्या अंतर है, गोइंग टू और विल में क्या अंतर है। जो गोइंग टू है वो रिसेंट फ्यूचर को दर्शाता है, अर्थात निकट भविष्य को दर्शाता है, निकट भविष्य को दर्शाता है, या ऐसी कोई घटना जो हाल ही में होने वाली होती है। जो कि फ्यूचर क्या करता है, जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, इट शोज आइदर टू द इमीडिएट और टू मूव रिमोट फ्यूचर। या तो रिसेंट का एक्शन दर्शा सकता है जैसे गोइंग टू दर्शाता है, प्लस रिमोट फ्यूचर भी दर्शा सकता है। जबकि गोइंग टू केवल एक ही कार्य कर रहा है, गोइंग टू केवल रिसेंट फ्यूचर को ही दर्शाता है, जबकि सिंपल फ्यूचर टेंस या विल रिसेंट फ्यूचर को दर्शा सकता है प्लस रिमोट फ्यूचर को भी दर्शा सकता है। अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर विल रिसेंट फ्यूचर को दर्शाएगा, निकट फ्यूचर को दर्शाएगा, या दूरस्थ फ्यूचर को भी दर्शाएगा, निकट भविष्य को दर्शाएगा तथा दूरस्थ भविष्य को भी दर्शा सकता है सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात विल। जबकि गोइंग टू केवल रिसेंट फ्यूचर को दर्शा रहा था। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है आपको करने के लिए। ये 5 हिंदी के वाक्य हैं जिनको आपको ट्रांसलेशन करना है। आप वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और फिर इनको ट्रांसलेशन करके देखिए। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशंस दिए हैं तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए फिर इसके सॉल्यूशन देखिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।